आपका आपके अपने YouTube चैनल BHU वर्ल्ड पर। और मैं मोहित तिवारी, मेंटर मेडाइवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन इतिहास के मार्गदर्शक के रूप में आज आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों, इतिहास BHU BA सोशल साइंस BA आर्ट्स के प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से आपके प्रवेश परीक्षा में एक खासे महत्वपूर्ण विषय के रूप में भूमिका निभाता है। और इस पोर्शन से आपके प्रवेश परीक्षा में दोस्तों अधिकाधिक मात्रा में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगर आप क्लास 12 तक इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे, और मुझे आशा है कि आप क्लास 12 तक इतिहास तो पढ़े ही होंगे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्लास 12 तक इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। चूंकि होता क्या है कि 12 तक एक ही किताब में तीनों इतिहास को पढ़ाया जाता है, वो कंबाइंड रहते हैं। फिर भी हमारे टीचर के माध्यम से हमें यह बता दिया जाता है कि इतिहास हमारा 3 भागों में बटा है। और एंशिएंट हिस्ट्री जिसे हम प्राचीन भारत के इतिहास कहते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री जिसे हम मध्यकालीन भारत के इतिहास कहते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री जिसे हम आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इतिहास 3 भागों में बटा है। इसी सब चीजों के मद्देनजर दोस्तों हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो इतिहास 3 भागों में बटा है उसे हम 1 मेंटर्स के माध्यम से कैसे पढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर यह अंतिम निर्णय पे पहुंचे कि हम लोग भी 3 मेंटर्स के माध्यम को आपको इतिहास पढ़ाते हैं। और इससे क्या होगा कि आपको 3 मेंटर्स के अनुभव मिलेंगे। और जो इतिहास के विषय में एक प्रचलित धारणा बनी हुई है, इतिहास तो एक ऐसा विषय है जिसे आप रात में पढ़िए और सुबह भूल जाइए, तो ये धारणा को भी हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे और इतिहास को आपको एकदम सरल शब्दों में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री आपको शुरू से पढ़ा रहे होंगे और मुझे आशा है कि आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ में भी आ रही होगी, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में उनको महारत हासिल है। इस विषय की सारी घटनाओं को, सारे तथ्यों को उन्होंने जानने और समझने के लिए बड़ी ही कठिन तपस्या की है, और उनका मार्गदर्शन आपको नियमित रूप से मिल भी रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। दोस्तों, आप लोग अपने रीजनिंग के मेंटर्स को जानते होंगे, ऋषभ सर को। वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हम लोग के बीच में वो मॉडर्न हिस्ट्री के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग भी अगर कोई समस्या होती है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित तो उनसे डिस्कस करते हैं, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री अब आगे वहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि मैं भी MA में मेडाइवल हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं और मेरा यह पसंदीदा विषय है, तो हमारे मेंटर्स ने हमको यह जिम्मेदारी सौंपी कि आप मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ाइए। तो अब आगे मैं आपको मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। दोस्तों, आपका मैं ज्यादा समय न लेते हुए आइए अब सीधे चर्चा करते हैं उस सिलेबस की जो आपके प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग 712 से 1707 तक की घटनाओं को देखेंगे, अर्थात इनके मध्य घटी हुई घटनाओं का ही हम अध्ययन करेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि क्यों हम 712 से 1707 तक की घटनाओं को पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक विशेष बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में 712 से 1707 तक के बीच में घटी हुई घटनाओं को हम मध्यकालीन इतिहास के रूप में जानते हैं, अर्थात मेडाइवल हिस्ट्री के नाम से हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में इसे हम जानते हैं। तो हम लोग को इस हिस्ट्री के अंतर्गत सिर्फ 712 से 1707 तक की घटनाओं को देखना है। तो फिर आइए हम सिलेबस के पहले टॉपिक को देखते हैं कि हमें पहले लेक्चर में क्या चीज आपको पढ़ानी है, क्या चीज आपको बतानी है। अपना जो पहला टॉपिक है, इस्लाम एवं मोहम्मद साहब का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड मोहम्मद साहब। खलीफा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ खलीफा। तत्कालीन इतिहासकारों के नाम एवं उनकी रचनाएं दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल के संदर्भ में, अर्थात दिल्ली सल्तनत एवं मुगल डायनेस्टी के एस्पेक्ट में हम देखेंगे। अपना जो पहला है कि इस्लाम एवं मोहम्मद साहब का इतिहास। देखिए दोस्तों, मेडाइवल हिस्ट्री में कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई, स्थापना करने वाले का नाम क्या था, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, हिजरी संवत किसे कहते हैं, इनके जीवन काल के लिखने वाले कवि का क्या नाम है, इनका जो जीवन काल लिखा गया है उस ग्रंथ का क्या नाम है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। ऐसे प्रश्न दोस्तों इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। कभी कभी पूछे भी गए हैं कि जैसे मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ हो, हिजरी संवत किसे कहते हैं, 622 ईस्वी के हिजरी संवत कहते हैं। ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो मैं इन प्रश्नों की रूपरेखा आपको लेक्चर से बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। इससे आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी। अगर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप उसको एकदम अच्छे तरीके से, सरलता से हल कर देंगे। आगे आप देखेंगे कि खलीफा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ खलीफा। देखिए दोस्तों, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ इस्लामिक टर्मिनोलॉजी को जानना बड़ा ही आवश्यक है।
क्योंकि आप बिना उसको जाने मेडावल हिस्ट्री को आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बार बार आपका उन शब्दों से सामना होगा, और सामना होगा अगर आपको समझ में आएगा तभी आपको प्रश्न भी समझ में आएगा। तो इसकी वजह से मुझे ये टर्मिनोलॉजी आपको समझाना पड़ सकता है और पढ़ भी रहा है। खलीफा का इतिहास, आप आगे आपको एक ऐसा प्रश्न मिलेगा कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने खलीफा के अस्तित्व को नहीं माना, स्वयं को खलीफा कहा, आई एम खलीफा। तो अब आपको अगर पता हो खलीफा क्या है तब ना आप प्रश्न को हल करेंगे, तो इसके वजह से आपको खलीफा जानना ही पड़ेगा। तो मैं लेक्चर्स में आपको खलीफा की भी संक्षिप्त में इतिहास बताने का प्रयास करूंगा। आगे आप देखेंगे तत्कालीन इतिहासकारों के नाम एवं उनकी रचनाएं दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल के संदर्भ में, अर्थात हम उन हिस्टोरियनों के नाम और उनकी किताबों का नाम दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल के एस्पेक्ट में देखेंगे। देखिए दोस्तों, इतिहास को हम कैसे जानते हैं? अगर हमें यह पता है कि अकबर दीन इलाही धर्म चलाया तो हमें यह कैसे पता चला? अगर हमें यह पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया तो हमें ये चीजें कैसे पता चलती हैं? हमें ये चीजें जो बताने का प्रयास करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार लोग होते हैं, जो अपने ग्रंथ के माध्यम से उन सारी चीजों को हम तक पहुंचाते हैं और हम लोग इतिहास के माध्यम से उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिल्ली सल्तनत के उन इतिहासकारों के विषय में बताऊंगा जो पर्टिकुलर शासक के विषय में डिटेल में लिखे हैं और शासक के विषय में हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत से भी पहले, चूंकि आपको 712 से इतिहास को पढ़ना है, तो 712 से 1206 जब गुलाम वंश की स्थापना होती है उसके पहले तक के इतिहास को भी जानना हमें बड़ा जरूरी है कि कौन से हिस्टोरियन है जो तब तक की घटनाओं को हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जैसे अली अहमद कौन थे, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? चचनामा इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसके माध्यम से हमें जो सिंध इन्वेजन हुआ था उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो हम इनको भी देखेंगे। इनके बाद हम फिरदौसी को भी पढ़ेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरियन के रूप में हम सभी के समक्ष आते हैं। उसके बाद हम अल-बरूनी को भी देखेंगे जो महमूद गजनवी के समय में घटी सारी घटनाओं का बड़े ही तथ्यात्मक तरीके से किताबुल हिंद में वर्णन किए हैं, उनको हम देखेंगे। फिर आगे दोस्तों आप जब बढ़ते जाएंगे तो गुलाम वंश की जब स्थापना होती है, आप लोगों को पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक उसका पहला शासक होता है। उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ऐसे करके लोग शासक बनते जाते हैं। तो इनके इतिहास को हमें कौन बताता है? इस क्रम में आपको मैं हसन निजामी को पढ़ाऊंगा, जियाउद्दीन बर्नी को पढ़ाऊंगा, मिनहाजुस सिराज को पढ़ाऊंगा और एक ऐसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर के विषय में पढ़ाऊंगा जिनके द्वारा किए गए कार्य मध्यकालीन इतिहास में जितने प्रासंगिक थे उतने वह आज भी हैं। जैसे अमीर खुसरो के विषय में दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि यह एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने 7 सुल्तानों के शासनकाल को, कार्यकाल को देखा। बलबन से लेते हुए गयासुद्दीन तुगलक तक के शासनकाल को इन्होंने देखा। वर्तमान में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिनके वजह से इनका नाम ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों आप लोग को याद होगा कि अभी रिसेंट में पद्मावती फिल्म को लेकर काफी विवाद हम अपने भारत में मचा हुआ था। तो विवाद मचा क्यों था? क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखे गए पुस्तक पद्मावत में इन कैरेक्टर्स का जिक्र किया गया था और उसी के बिहाफ पे मूवी बनाई जा रही थी, तो ये विवाद का विषय बना हुआ था। लेकिन दोस्तों अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, राजकीय संरक्षण उनको प्राप्त था और उनके दरबार में सेवाएं देते थे। तो इन्होंने उसी शासनकाल में एक पुस्तक लिखी थी। उसी पुस्तक के कुछ अंश को मलिक मोहम्मद जायसी ने लेके अपने किताब पद्मावत में संकलित किया था और उसी को बिहाफ बना के किताबें रची गई। तो अगर आप अमीर खुसरो के इतिहास को जानेंगे, उनके पुस्तकों के विषय में जानेंगे, तो आपको ये जो चीजें घटनाएं घटित होती रहती हैं ये भी समझने में आपको आसानी होगी। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आज मैं जिस भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ, जिस भाषा में मैं अपने विचार को रख रहा हूँ, इस भाषा के जन्मदाता कौन है? दोस्तों इस भाषा के जन्मदाता अमीर खुसरो ही है। तो मैं इनके विषय में कुछ संक्षिप्त में आपको लेक्चर्स में बताने का प्रयास करूंगा और इनकी महत्वपूर्ण 8 पुस्तकों के विषय में भी बताऊंगा कि हमारे इतिहास में उनकी कितनी प्रासंगिकता है, क्योंकि इससे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं कि खड़ी बोली भाषा का जन्मदाता कौन है? दोस्तों अमीर खुसरो है। अगर आपको आता रहेगा तो आपका यह प्रश्न बिल्कुल सही होगा। ऐसे तथ्य मैं आपको बताते जाऊंगा। आगे आप जब पढ़ेंगे तो आप शम्स ए सिराज ए अफीक के बारे में भी जानेंगे कि जिसने तारीख फिरोजशाही की उन्हें रचना की है। देखिए दोस्तों इतिहास में क्या होता है कि जो राजकीय कवि होते हैं, जिनको स्टेट से विशेष संरक्षण प्रोटेक्शन प्राप्त होता है, वह कभी भी किसी घटना को
राजा के पक्ष में लिखते हैं, उसके निगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्ष को लिखने का प्रयास नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पक्ष को लिखते हैं। आज भी ऐसी चीजें हो रही हैं, जो किसी विशेष लोगों के संरक्षण में वो उनके पक्ष में लिखेगा, ना कि उनके विरोध में लिखेगा। तो ये चीजें आज ही नहीं तब भी होती थी। जियाउद्दीन बर्नी एक ऐसे कैरेक्टर रहे अपने मेडावल हिस्ट्री में जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और फिरोज तुगलक के बारे में भी लिखने का प्रयास उन्होंने किया है, और इनके विषय से हमें इनके विषय में जानकारी भी उपलब्ध होती है। लेकिन जियाउद्दीन बर्नी ही ऐसा हिस्टोरियन था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल की उपाधि दिया, अर्थात मूर्ख शासक की उपाधि दिया, और उसके सारे नेगेटिव कार्यों का वर्णन किया, न कि पॉजिटिव कार्यों का वर्णन किया। और वही जियाउद्दीन बर्नी फिरोज तुगलक के बारे में उसके सिर्फ पॉजिटिव वर्कों का वर्णन करता है, न कि नेगेटिव वर्क का वर्णन करता है। तो उस समय भी ऐसे इतिहासकार थे जो राजाओं के सारे पक्ष का वर्णन करते थे। तो जो शम्स सिराज अफीक है, एक ऐसे ही इतिहासकार के बीच में, इतिहासकार के रूप में हम सभी के बीच में आते हैं, जिन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तथ्यों को बताने का प्रयास किया है। हम उनकी किताबों के विषय में आपसे आगे चर्चा करेंगे और उनके विषय में भी आपसे हम बात करेंगे। फिर आगे हम दोस्तों फिरोज तुगलक के विषय में चर्चा करेंगे, जिसने खुद अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी है। उस आत्मकथा में उसने उस समय की सारी घटनाओं का वर्णन किया है। उसके बाद दोस्तों हम जब आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे याह्या बिन अहमद सरहिंदी, जिसने अपने पुस्तक के माध्यम से सैयद वंश के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। आगे जब हम दोस्तों पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत के अंतिम इतिहासकार के रूप में हम अहमद यादगार को देखेंगे, जिसने अपने पुस्तक फुतुहाते सलातीन अफगाना के माध्यम से लोदी वंश के सारे इतिहास को लिखा, और पानीपत के उस महत्वपूर्ण युद्ध, जो भारत इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध के नाम से जाना जाता है, अर्थात 1526 तक के इतिहास को उसने अपने पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों ये जो हिस्टोरियन के मैंने नाम आपको बताया, ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित थे। आगे आप जब देखेंगे मुगल काल में आप इंटर करेंगे तो मुगल काल के इतिहास को हमें कौन बताता है, तो उन इतिहासकारों के नाम भी जानना बड़ा जरूरी है। इनसे आपके प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अकबर के विषय में कौन से इतिहासकार के पुस्तक के माध्यम से हमें पता चलता है, आलमगीर नामा के लेखक कौन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये जब मैं लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा तो इन सारे समस्याओं को, सारे प्रश्नों का मैं हल करूंगा। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बाद हम मुगल काल में बाबर के विषय में बात करते हैं। बाबर हम सभी के बीच में एक राजा, एक शासक एवं आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों बाबर का एक दूसरा भी पहलू था, वह स्वयं एक इतिहासकार और कवि भी था। तो उसने अपने समय की घटनाओं को, अपने समय के इतिहास को स्वयं अपने आत्मकथा के माध्यम से, तुजुके बाबरी के माध्यम से उसने लिखने का प्रयास किया, अर्थात उसके विषय में हमें जो सारी जानकारी मिलती है उसके स्वयं के आत्मकथा से मिलती है। तो हम बाबर को भी पढ़ेंगे, बाबर के बाद हुमायूं को भी पढ़ेंगे कि हुमायूं की जीवनी को किसने लिखने का प्रयास किया। हुमायूं के बाद आपको पता होगा कि 1540 में 1540 में शेर शाह के रूप में मुगल वंश की गद्दी पे एक नया शासक बैठता है, जो कि हुमायूं को डिफीट करता है और एक नए वंश के रूप में अपने को स्थापित करता है। उसके इतिहास को भी हम जानेंगे कि उसके इतिहास को किसने लिखा। उसके बाद फिर अकबर का शासन काल आता है, 1556 से 1605 तक अकबर का शासन काल रहा। अकबर के विषय में हमें कौन से हिस्टोरियन जानकारी उपलब्ध कराते हैं, हम उनको भी देखेंगे। अकबर के बाद हम जहांगीर को देखेंगे, जहांगीर के बाद हम शाहजहां के जीवन काल को देखेंगे, और अंततः औरंगजेब के रूप में अंतिम इतिहासकार के माध्यम से हम मुगल काल के सारे इतिहासकारों एवं घटनाओं को देखेंगे। दोस्तों अपना जो दूसरा टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत के वंश एवं उनके शासकों के नाम, कार्यकाल एवं उनके शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं को जिक्र करेंगे। अर्थात दूसरा जो अपना लेक्चर्स रहेगा दोस्तों वो दिल्ली सल्तनत पे बेस्ड रहेगा। दिल्ली सल्तनत है क्या, प्रश्न तो यही उठता है कि दिल्ली सल्तनत हम कहते किसे हैं। तो इसका जो सीधा सपाट उत्तर है दोस्तों कि 5 महत्वपूर्ण वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश से मिलके दिल्ली सल्तनत की संरचना होती है। और इस सल्तनत के अंतर्गत हम इन्हीं 5 वंशों के इतिहास को देखेंगे। गुलाम वंश का शासनकाल दोस्तों 1206 से 1290 तक रहा, और गुलाम वंश में ऐसा कहा जाता है कि 3 वंश के लोगों ने शासन किया, अर्थात 1206 से 10 तक कुतुबी वंश रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश रहा। 1210 से लेके 1240 तक का जो शासनकाल रहा वो इल्तुतमिश का शासनकाल रहा, इसलिए इल्तुती वंश के नाम से भी इसको जानते हैं। उसके बाद 1265 से लेकर 1290 तक का जो शासनकाल रहा उसे हम बलबनी वंश के नाम से जानते हैं, अर्थात बलबन के वंशजों ने इस पर शासन किया। गुलाम वंश के बाद दोस्तों हम आगे खिलजी वंश को देखेंगे। 1290 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत की सत्ता पे जिस वंश ने शासक किया उसे हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। इनके महत्वपूर्ण वंश शासकों के रूप में
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी हमारे समक्ष आते हैं। हम इनके इतिहास को भी खंगालेंगे, इनके समय में घटी घटनाओं को भी हम खंगालेंगे। खिलजी वंश के बाद जो अगला महत्वपूर्ण वंश हमारा चर्चा का विषय रहेगा दोस्तों, वह तुगलक वंश है, जो 1320 से 1414 तक दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है। इसी शासन काल में दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक जैसे शासकों ने शासन किया। तो हम तुगलक वंश के शासकों के विषय में भी दोस्तों अपने लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। इसके बाद जो अपना अगला वंश रहेगा, डायनेस्टी रहेगी तुगलक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो अपना सैयद वंश रहेगा, जो दोस्तों 1414 से 1451 तक दिल्ली सल्तनत की सत्ता पे काबिज रहा। इसी के शासन काल के पहले 1358 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था दोस्तों, मैं उस घटना का भी जिक्र अपने लेक्चर्स में करूंगा। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का अपना अंतिम वंश है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश के रूप में भारत के इतिहास में जाना जाता है, क्योंकि इसी वंश के पतन के बाद भारत की सत्ता में, भारत की इस धरती पे मुगल शासन की शुरुआत होती है बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत युद्ध के परिणाम स्वरूप इस नए वंश का आगाज भारत में होता है। तो दोस्तों अपना जो अगला लोधी वंश रहेगा, यह 1451 से लेके 1526 तक के इतिहास को हम लोग अपने लेक्चर्स में खंगालेंगे। दोस्तों अपना जो अगला टॉपिक है वह है मुगल वंश के शासकों का कार्यकाल एवं उनके समय में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं। मुगल वंश के विषय में दोस्तों आप लोग पहले से भी परिचित रहे होंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में होता है। एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना रहती है जो लोदी वंश से ताल्लुक रखता है, दिल्ली सल्तनत से संबद्ध रहता है, और दूसरा बाबर जो मंगोल रहता है, भारत पे आक्रमण करने आता है। अब तुलगमा पद्धति के सफल प्रयोग से वह लोदियों का विनाश करता है और भारत में मुगल वंश की नींव डालता है। तो हम अपने तीसरे लेक्चर्स में दोस्तों मुगल वंश के इतिहास को खंगालेंगे, मुगल वंश के उन सभी महत्वपूर्ण शासकों के बारे में खंगालेंगे जिनके शासनकाल में भारत में बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया, चाहे वह स्थापत्य के क्षेत्र में आया, चाहे वह संस्कृति के क्षेत्र में आया, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में आया, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन आया, उसको हम दोस्तों अपने उस लेक्चर्स में खंगालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जिस शासक के विषय में मुगल वंश के अंतर्गत स्टडी करेंगे वह अपना है बाबर। बाबर का कार्यकाल दोस्तों आपको पता ही होगा, बड़ा संक्षिप्त कार्यकाल रहा, लेकिन उसके कार्यकाल में ही बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। तो पहला जो अपना शासक रहेगा दोस्तों वो बाबर रहेगा। बाबर के बाद हुमायूं को हम पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल बड़ा ऊहापोह की स्थिति में बना रहा। वह बाबर की मृत्यु के बाद सत्ता पर काबिज होते हैं, लेकिन 1540 में शेरशाह से जब वो चौसा के युद्ध में पराजित होते हैं तो उनकी सत्ता छिन जाती है। फिर वह 1555 में पुनः अपने सत्ता को प्राप्त करते हैं, लेकिन एक वर्ष के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाती है और अकबर महान जैसे शासकों का मुगल वंश की सत्ता पर पदार्पण होता है। तो हम हुमायूं के बाद अकबर के शासन, ऐतिहासिक शासनकाल को, जो 1556 से 1605 तक के इतिहास में एक स्वर्णिम समय रहा, चाहे वो धार्मिक रूप से देखिए, चाहे उसको आर्थिक रूप से देखिए, चाहे आप उसको राजनीतिक सांस्कृतिक रूप से देखिए, हम बाबर के इतिहास के बाद, हुमायूं के इतिहास के बाद अकबर के इतिहास को भी देखेंगे। अकबर के बाद जो भारत की सत्ता पे अगला शासक काबिज होता है मुगल वंश के अंतर्गत तो है जहांगीर। जहांगीर के बारे में भी स्टडी करेंगे, जिनके विषय में भारत की जो चित्रकला है वो अपने पराकाष्ठा पर पहुंची। आज जो चित्रकारिता हमारे भारत में दिखाई देती है, कहीं न कहीं उसमें जहांगीर का भी योगदान है। तो इनके समय काल में घटी भी महत्वपूर्ण घटनाओं को दोस्तों हम देखेंगे। जहांगीर के बाद शाहजहां का नाम सुनते ही आप लोग के मन मस्तिष्क में ताजमहल का छाया चित्र बन जाता होगा। तो दोस्तों इस शाहजहां के शासनकाल में भारत की स्थापत्य कला बड़ी ही उन्नति की, और आज हम जिस महलों को देख के इतना इतराते हैं, कहीं न कहीं मुगल शासकों का ही योगदान है कि आज हम इन महलों को देख के इतना इतराते हैं, और यह विश्व के महान स्थापत्य मूर्तियों में इनकी गिनती की जाती है। हम उस स्वर्णिम शासक के शासनकाल का भी अध्ययन करेंगे दोस्तों। और जो अपना अंतिम शासक रहेगा मुगल काल के अंतर्गत औरंगजेब को सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में, चाहे वो विश्वनाथ मंदिर का टूटना बिखरना हो, चाहे वह उड़ीसा के पुरी मंदिर का टूटना बिखरना हो, ये सारे चीज जो है छाया चित्र हमारे मन मस्तिष्क में बन जाते हैं, क्योंकि औरंगजेब की जो छवि है वो एक कट्टर शासक के रूप में रही है। तो औरंगजेब के इतिहास को भी दोस्तों हम अपने तीसरे लेक्चर में खंगालने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इतिहास एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, और खासकर आपके इंट्रेंस की दृष्टि से, जिसे आप पढ़ते तो अवश्य हैं, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं भूल भी जाती हैं। तो मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि चीजें आपको याद रहें और कभी भूले ना। जैसे मैं एक छोटा सा ट्रिक आपके सामने एग्जांपल के रूप में पेश करना चाहूंगा कि दिल्ली सल्तनत के सारे वंशों को आप एक क्रम में बताइए, अर्थात गुलाम वंश के बाद किस वंश ने शासक किया, उसके बाद किस वंश ने शासक किया।
तो आपको याद तो रहता है लेकिन आप सीक्वेंस में नहीं बैठा पाते हैं, क्योंकि आप रेगुलर पढ़ते नहीं है या रेगुलर नहीं भी पढ़ते हो तो भी मन मस्तिष्क में चीजें बिखरी रहती हैं। लेकिन ट्रिक्स एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से चीजें आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। जैसे मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूं, गुल खिले तो सांस ले, गुल खिले तो सांस ले, ये दोस्तों आपके सामने एक छोटा सा ट्रिक। अब इसको कैसे हम समझेंगे? गुल से क्या तात्पर्य है? गुल से गुलाम, तो पहला शासन, पहला वंश क्या रहा? गुलाम रहा। खिल, खिल से खिलजी आता है, तो गुलाम के बाद क्या रहा? खिलजी रहा। तो तुगलक, तीसरा अपना जो रहा वो तुगलक रहा। चौथा सा है, स से सैयद होता है, और सांस ले, ल से क्या होता है? लोधी होता है। तो दोस्तों ऐसे भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आपको घटना याद करने में बड़ी ही आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका सिलेबस रहा। देखिए, मध्यकालीन इतिहास एक ऐसा विषय है, दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल वंश हो, चाहे हिस्टोरियन हो, इनको समझाने के लिए अगर मैं 1 महीने कंटिन्यू लेक्चर दूं तो भी समय कम पड़ जाएगा। लेकिन आपको हमें परीक्षा की दृष्टि से, आपके प्रवेश परीक्षा के दृष्टि से पढ़ाना है, तो मैं यही प्रयास करूंगा कि 3 से 4 लेक्चर में, अधिक से अधिक 4 लेक्चर में मैं आपके उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में रख दूं जो आपके प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों हिस्ट्री से संभवतः 20 प्रश्न, 20 से 25 प्रश्न आपके प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो 6 से 7 प्रश्न मेडावल हिस्ट्री से रहते हैं, मिनिमम 5 रहते हैं। क्योंकि देखिए, जो क्वेश्चन बनाता है वह यह नहीं देखता है कि मेडावल हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन है, एनसीआर से कितना है, मॉडल से कितना है। वह 20 प्रश्न मेडावल से भी पूछ सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। ये क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग पे डिपेंड करता है। तो हर क्वेश्चन को हमें महत्वपूर्ण पर समझ के ही पढ़ना है। तो मैं 3 से 4 लेक्चर्स में आपको मेडावल हिस्ट्री पढ़ाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मैं 2 शब्द उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए कहना चाहूंगा, उन सभी प्रतिभागियों के लिए कहना चाहूंगा जो बीएचयू में पढ़ने का सपना देखते हैं, कि नहीं कभी झुकना है, नहीं कभी थकना है, और नहीं कभी रुकना है। इतिहास पढ़ना ही नहीं, इतिहास रचना भी है, और बस एकमात्र अंतिम यही शपथ लेना है, और खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है। दोस्तों इतिहास पढ़ने के दौरान, तैयारी करने के दौरान कभी कभी हम लोग अवसाद में चले जाते हैं, चीजें याद करते हैं, भूल जाते हैं, तो हम लोग अपने भाग्य को कोसते हैं कि यार मेरा भाग्य कैसा है, मेरा लक कैसा है, कि चीजें हम याद करते हैं, भूल जाते हैं। शायद हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, हमारे भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जिसके भाग्य में कुछ नहीं है उसके हाथ में सब कुछ है। आप अपने कर्म के माध्यम से, अपने प्रयास के माध्यम से उन सारी चीजों को अर्जित कर सकते हैं जिसको देश का दूसरा लड़का अर्जित करता है। अर्थात आपको बीएचयू में पढ़ने का सपना जो है वो पूरा हो सकता है। आप एकदम कर्म करते रहिए, एकदम मेहनत करते रहिए, आप अवश्य बीएचयू में आएंगे। मैं ज्यादा न बोलते हुए जय हिंद, जय भारत, जय बीएचयू। और पुनः आपसे अगले वीडियो के माध्यम से सिलेबस के पहले टॉपिक के साथ मुलाकात करूंगा। दोस्तों एक विशेष बात, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करें। आप 24 आवर्स हमें पर्टिकुलर फोन कर सकते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है, आप हमसे बात करिए, मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद मित्रों।